हेलो बच्चों, माय नेम इज त्रिलोकी गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाइटल ट्रायोलॉजी। आज हम यहाँ क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे ये बायो वर्ड है वो यूज होता है मेनली बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए। और मॉलिक्यूल्स तो हम सब जानते हैं क्या होता है मॉलिक्यूल्स, लेकिन किस टाइप के मॉलिक्यूल्स, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, Biomolecules are molecules which are naturally found in living organisms या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम सिंपल है गाइस कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, विटामिन्स, डीएनए एंड आरएनए। तो ये गाइस इसके एग्जांपल हो जाएंगे बायोमॉलिक्यूल्स के। ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में मिलते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो गाइस अब एक एक करके बायोमॉलिक्यूल्स के हर एक टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कि कोई कार्बन का मॉलिक्यूल है, मान लो C, उसके साथ कोई भी नंबर हो सकता है। मान लिया हमने X, कोई भी नंबर 1 2 3 4, उसकी जगह मान लिया हमने X, और उसके बाद हाइड्रेट्स मतलब वाटर। अब इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल, उसका भी कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, उसकी जगह हमने मान लिया Y। ठीक है, तो गाइस ये बन जाता है जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जनरल फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो अब हमें इसे जनरल फॉर्मूला में फिट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक तरीके कार्बोहाइड्रेट ही है ग्लूकोज, एक तरीके कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या होगा, X की जगह कितने C है, 6C है। X की जगह कितने C थे हमारे पास, 6C थे, लगा दिया। अब इसके बाद मॉलिक्यूल H2O। अब इसमें H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं, O6 है, यहाँ पे O1 है, यानी कि 6 आएगा, तो H2O 6। अब यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला की कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि
ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, COOH। अब इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करूं, इस फॉर्मूले को मैं जनरल फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करता हूं। ये C कितने हैं, 1 2, और H2O कितने हैं, ये भी 2 हैं। पुट हो गया ये तो, कि CX कोई भी नंबर हो सकता था और H2O कोई भी नंबर हो सकता था, पुट हो गया। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसलिए एक्सेप्शन है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला तो है लेकिन ये वाला भी पुट हो जा रहा है, ये एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन है, रेमनोज शुगर, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5। ठीक है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला में पुट नहीं होता, डज नॉट फॉलो जनरल फॉर्मूला, डज नॉट फॉलो जनरल फॉर्मूला। अब नई डेफिनेशन के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब जो नई डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है वो है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, या फिर और विच कैन गिव सच यूनिट, मतलब कैसी यूनिट, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसी यूनिट दे, इसके जैसी यूनिट दे अगर हाइड्रोलाइज करवाऊं मैं, which can give such unit on hydrolysis, ठीक है। बात आती है अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो पहले ही बता दूं कि अगर कोई मेरे पास ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, मान लो ये बल्ब है या सूरज है, ये ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स हो गया, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। इसको हम पास करवाते हैं निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद निकोल प्रिज्म ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, कि एक ही प्लेन में ट्रेवल करेगी। अब वो ये क्या आ गई, प्लेन पोलराइज लाइट। अब हमें इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाना एक सॉल्यूशन से। यहां मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं, वो सॉल्यूशन किस चीज का है, कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे ही जो प्लेन पोलराइज लाइट है इस सॉल्यूशन से पास होती है तो वो रोटेट होएगी लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है, रोटेट्स लेफ्ट और राइट। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि अगर उनके सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाया जाए तो वो रोटेट हो जाते हैं लेफ्ट या फिर राइट। वो होते हैं हमारे
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फिर उसके बाद आता है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मतलब बहुत सारे और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, यानी कि मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड कीटोन तो पता ही है कि CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और C इधर O इधर R' इधर कोई R, वो कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है गाइस। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस है। क्लासिफिकेशन किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब है रिएक्शन विद वाटर, यानी कि हम अब कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। तो अगर अलग अलग टाइप के हम कार्बोहाइड्रेट्स लें और उनकी रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो वो इन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स या मोनोसैकराइड्स को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी कि टूटते नहीं हैं। यानी कि मोनोसैकराइड्स बिल्कुल छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, कि वो और ज़्यादा टूट ही नहीं सकती छोटी यूनिट में, तो वो आ जाते हैं हमारे मोनोसैकराइड्स में। तो दे डज नॉट हाइड्रोलाइज। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यानी कि ये हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकते, सबसे छोटी यूनिट है। यानी कि आप ग्लूकोज को तोड़ के और छोटा इसका कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा तोड़ा ही नहीं जा सकता, सबसे छोटी यूनिट है। अब डाइसैकराइड की बात होती है, तो डाइसैकराइड क्या होगा? ऑन हाइड्रोलिसिस give 2 units of monosaccharide, यानी कि जो हाइड्रोलाइज होने पे कम से कम 2 यूनिट देंगे ही, उसे कहते हैं डाइसैकराइड। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, जैसे सुक्रोज। अगर इसे हाइड्रोलाइज करवाता हूं तो ये मिलता है हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ऐसे एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे माल्टोज। इसे हाइड्रोलाइज करवाने पे 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, यानी कि 2 यूनिट्स मिलेंगे हमें ग्लूकोज की। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एक और एग्जाम्पल होता है इसका लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करवाने पे 1 यूनिट मिलती है हमें ग्लूकोज की, 1 यूनिट मिलती है हमें ग्लैक्टोज की। नेक्स्ट आता है ओलिगोसैकराइड्स। ये हाइड्रोलाइज होने पे 2 to 10 यूनिट्स देगा, 2 to 10 यूनिट्स देगा। ठीक है गाइस। ऐसे ही आता है पॉलीसैकराइड, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स देता है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स किसकी? मोनोसैकराइड्स की। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च हो गया, गम हो गई, सेलुलोज हो गया। इसके अलावा एक और है कि जो मोनोसैकराइड्स हैं इन्हें नंबर ऑफ कार्बन्स पे भी डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ कार्बन से अगर 3 प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं ट्रायोज।
अगर 4 प्रेजेंट है तो टेट्रोज, अगर 5 प्रेजेंट है तो पेंटोज, और उसके बाद अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो पेंटोज हो जाएगा, कीटो हेक्सोज हो जाएगा। कि ग्रुप कौन सा प्रेजेंस है, कि अभी जब डेफिनेशन में देखा था हमने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, तो अगर इसमें कीटोन ग्रुप होता तो इसे बोलते कीटो ट्रायोज, और अगर एल्डोज होता तो एल्डो ट्रायोज। डिपेंड करता है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन का। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके दो मेथड हैं, एक क्या होता है स्टार्च, एक स्टार्च के थ्रू बनाया जाता है। स्टार्च में फॉर्मूला होता है C6H10O5N, इसको हाइड्रोलाइज करा जाता है NH2 यानी कि रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+ यानी कि एसिड है कौन सा H2SO4, और 2 से 3 ATM का प्रेशर है और 393 केल्विन का टेम्परेचर है। क्या कंडीशन है गाइस कि स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट H2SO4 जहां पे 2 से 3 ATM का प्रेशर है और 393 केल्विन का टेम्परेचर है। इससे हमें मिलता है n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है। पहली बात हो गई है। दूसरा मेथड है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको हम ट्रीट करवा रहे हैं H2O के साथ, यानी कि फिर से हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट एसिड। यहाँ पे लिया है हमने HCl, यहाँ पे हमें मिलता है 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, और दूसरा मिलता है C6H12O6, लेकिन एक इसमें से ग्लूकोज है, एक इसमें फ्रक्टोज है। तो गाइस अभी समझेंगे थोड़ी देर में आने वाला है टॉपिक कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ़र्क क्या है। दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों अलग हैं। अभी समझेंगे क्या फ़र्क आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने ग्लूकोज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे बेसिक बात की एक्सपेरिमेंटली हमने ये देख लिया, एक्सपेरिमेंटली it was determined that molecular formula of glucose is C6H12O6। ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है C6H12O6। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब हमने ग्लूकोज को ट्रीट करवाया HI के साथ, HI एक एसिड है, जब ट्रीट करवाया HI के साथ और हीट कर दिया तो हमें मिलता है N हेक्सीन। इसका मतलब क्या निकलता है, दैट इज कार्बन्स इन ग्लूकोज
तो गाइस इसका मतलब क्या निकलता है कि एन हेक्सेन बन रहा है, डेट इज 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज present in straight line क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, मान लो अभी ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर तो पता नहीं, फिर भी रफली बना देता हूँ। CHO की एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पहला कार्बन, फिर CHOH, अब 4 कार्बन यहाँ क्योंकि 4 है ब्रैकेट में, तो 1 और 4 5, और छठा कार्बन होता है CH2OH, छठा कार्बन, ये हो गया 6th कार्बन। तो 6 कार्बन की चेन है। जब मैं इसे ट्रीट करवा रहा हूँ HI के साथ, हीट करने पे मिलता है N हेक्सेन, मतलब CH3 CH2 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 CH3, ये होता है N हेक्सेन, स्ट्रेट चेन N हेक्सेन। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो कार्बन है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, एक्सपेरिमेंटली ये तो पता चल गया था इसमें 6 कार्बन है। अब जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, वो हमें किससे पता चला, जब हमने इसे ट्रीट करवाया HI के साथ। अब गाइस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि जब हमने ग्लूकोज को ट्रीट करवाया H2NOH, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो हमें मिलता है ऑक्साइन। और नेक्स्ट है जब हमने ग्लूकोज को ट्रीट करवाया HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, तो हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन। तो बेसिकली हुआ क्या होगा कि मान लो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे CHOH पे 4 CH2OH, इसको ट्रीट करवा रहे हैं हम H2NOH। तो ये यहाँ का H2 और इसका O मिलके बना लेगा H2O और रिमूव हो जाएगा, कि इसका N के साथ वाले H2 और कार्बन के साथ वाला ऑक्सीजन बना लेगा H2O और रिमूव हो जाएगा और बना लेगा ऑक्साइन, कि C ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से NOH और बाकी सब एज इट इज, ये हो जाता है हमारा ऑक्साइन, ये हो जाता है हमारा ग्लूको ऑक्साइन। नेक्स्ट है जब ग्लूकोज को हम ट्रीट करवा रहे हैं HCN के साथ, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, मान लो फिर से कुछ ऐसे ही सेम, CH2OH 4 CH2OH, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और हमें इसे ट्रीट करवाना है HCN के साथ। तो गाइस HCN टूट जाएगा, ये टूट जाएगा H प्लस और CN माइनस में, H अलग हो गया, CN माइनस अलग हो गया। और इसमें हमें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन को, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब जो नया कंपाउंड बनेगा उसे कहते हैं हम साइनोहाइड्रिन। कैसे बनेगा, अब देखो कि कार्बन एज इट इज, उसके ऊपर हाइड्रोजन एज इट इज, जो बॉन्ड टूटा एक के साथ O है, O के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के साथ H प्लस पॉजिटिव वाला, तो ये OH हो गया, और दूसरा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके पास नेगेटिव वाला, यानी कि CN, और बाकी सब कुछ एज इट इज। ये बन गया हमारा साइनोहाइड्रिन। इस रिएक्शन से, इन दो रिएक्शन से कंफर्म होता है, इट कंफर्म्स दैट glucose have
ग्लूकोज हैव कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है गाइस? C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप जो कि ग्लूकोज में यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है कि जब हमने ग्लूकोज को ट्रीट करवाया Br2 वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ, तो हमें मिला ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। जो Br2 वाटर होता है इसका काम होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, बट इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा गाइस कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी बता रखा है गाइस कि कुछ CHO, CH2 नहीं, CHOH 4 CH2OH ऐसा होता है कुछ। जब इसको ट्रीट करवाया Br2 वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ, तो गाइस होता क्या है, जो Br2 है वो क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो गाइस हमारे पास मिल जाएगा COOH, ऊपर आ जाएगा एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर आ जाएगा गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, और बाकी एज इट इज नीचे CHOH 4 CH2OH। अब गाइस क्या होगा, जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो अभी हमने देखा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, CHOH होल 4 CH2OH, और जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH3C डबल बॉन्ड O, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। अब बेसिकली ये यहाँ से ब्रेक होता है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, यहाँ से ब्रेक करवाएगा इसे, यहाँ से ब्रेक करवाएगा। तो गाइज क्या होगा कि CHO, इसके साथ तो कुछ हुआ नहीं, ये एज इट इज रहा। इसके बाद CH सेम है, OH हट गया, उसकी जगह आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और पूरे के ऊपर 4, और इसके नीचे CH2, फिर से O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो इससे इंडिकेट होता है, इट इंडिकेट्स दैट it has 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि 5 OH ग्रुप है इसके साथ। अच्छा गाइस, कि जब ग्लूकोज को या फिर ग्लूकोनिक एसिड को जब हम ट्रीट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो हमें मिलता है सैक्रिक एसिड, कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसा होता है CHOH CH2OH, जब इसके साथ हमने ट्रीट करवाया HNO3 जो करवाता है ऑक्सीडेशन, या फिर ग्लूकोनिक एसिड क्या था कि गाइस ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ गया था, बाकी एज इट इज
जब इसको भी ट्रीट करवाते हैं हम HNO3 के साथ तो हमें मिलता है सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड में क्या होता है गाइस कि ऊपर वाला और जो नीचे वाला दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कि COH तो हो ही गया था पहले ही, अब यहाँ पे और एक COOH आ जाएगा। अभी तक हमने गाइस देखा कि CHO, अभी जो यहाँ पे मैं हमेशा 4 वाला लिखता हूँ, खोल के लिख दे रहा हूँ, OH CH OH CH OH CH OH, इसके बाद CH2OH। अब जब मैं देखता हूँ कि सारे एक तरफ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्या पता एक आध इधर हो, ठीक है, उसे कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट ये करी थी फिशर ने। उसने क्या बोला कि जो ये वाला तीसरे नंबर का 1 2 3 तीसरे नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस तरफ नहीं इस तरफ आएगा, उसी को कहते हैं फिशर अरेंजमेंट। कि CHO CH OH CH, अब ये वाला OH इस तरफ, ये वाला OH इस तरफ, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। ये बोला कि ये करेक्ट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, कि ऊपर से तीसरे नंबर का 1 2 3 वाला OH इधर ना होकर के इधर आएगा। अब गाइस बात आती है कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें अगर OH है जो राइट साइड को होता है, अगर जो OH है राइट साइड को होता है तो वो होती है प्लस कन्फिग्रेशन, वो होती है प्लस कन्फिग्रेशन, या बोल सकते हो उसको डी कन्फिग्रेशन। प्लस रिप्रेजेंट करता है आइसोमेरिज्म को और डी कन्फिग्रेशन। अगर यही चीज OH है जो सेकंड नंबर पे वो अगर लेफ्ट में है तो उसे कहते हैं एल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, CHO CH OH और तीसरे नंबर का OH इस तरफ, CH OH CH OH CH2OH। तो इसके जब दूसरे नंबर की बात करूं, तो OH किस तरफ है, राइट साइड को है। अगर जब ये राइट साइड को है तो इसे बोलते हैं D प्लस, क्योंकि D वाले हमेशा प्लस होते हैं, ग्लूकोज। ग्लाइसरॉल्डिहाइड की वजह से यहाँ पे D प्लस आया है।